Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। इस वीडियो में हम करने वाले हैं साइंस एजुकेशन का वन शॉट, यानी कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको बस कुछ भी नहीं करना, एमसीक्यू वाली वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, वो जाके देखोगे। और हम एक और चीज़ करेंगे, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स भी लेके आऊँ, जिससे आपको ये पता चले कि आप कैसे आंसर को अटेम्प्ट करेंगे अपने साइंस के पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करती है कि मैं और ज़्यादा आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आऊँ। और साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं यूनिट नंबर 1 से। यूनिट 1 इज इंट्रोडक्शन टू साइंस एजुकेशन। सबसे पहले साइंस क्या होता है, नेचर एंड कॉन्सेप्ट। साइंस का मतलब क्या है? तो साइंस एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, ठीक है, जो आपके कैसे मिलेगा बच्चे को, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू और लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू। ये हेल्प करता है बच्चों को कि वो समझ पाए नेचुरल फिनोमिना और उनके लॉज को, जो हमारी यूनिवर्स को गवर्न कर रहे हैं, ठीक है। नेचर कैसा होता है साइंस का? साइंस सबसे पहले तो सिस्टमैटिक होती है, तो साइंटिफिक नॉलेज जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में ये फॉलो करती है स्पेसिफिक स्टेप्स को, जैसे ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन और कंक्लूजन। फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट जो है वो एक सिस्टमैटिक मेथड का को फॉलो करते हैं व्हाइल स्टडीइंग प्लांट्स और द ह्यूमन बॉडी। तो साइंस जो है वो आपका एक स्ट्रक्चर्ड बॉडी होता है, प्लान बॉडी होता है, और इसको हम एक्सपेरिमेंट भी, ऑब्जर्व भी करते हैं, तो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में ही करा जाता है। आगे देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, आगे देखते हैं। साइंस जो है वो बेस्ड होता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पर, यानी कि साइंस को हमें प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है और एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ता है। तो साइंटिफिक नॉलेज जो है वो केयरफुल ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से होता है। एविडेंस और प्रूफ इंपॉर्टेंट होता है साइंस में, ठीक है, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिक, हर चीज के पीछे पीछे क्या लॉजिक है वो पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं अंडर सनलाइट। उसके बाद आता है साइंस जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है, तो साइंटिफिक फैक्ट जो है वो बेस्ड होते हैं एविडेंस पे, किसी के पर्सनल ओपिनियन या बिलीफ पे नहीं होते हैं। तो सेम एक्सपेरिमेंट जो है वो एक सिमिलर रिजल्ट सबके लिए लेके आएगा, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट आता है साइंस जो है वो डायनेमिक होता है, यानी कि साइंटिफिक नॉलेज जो है वो चेंज होती रहती है नई डिस्कवरीज के साथ। जो पुरानी थ्योरी होती है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं न्यू थ्योरी से। फॉर एग्जाम्पल पहले के लोग क्या मानते थे कि अर्थ फ्लैट होता है, लेकिन लेटर साइंटिफिक एविडेंस के बाद ये प्रूव हुआ कि ये राउंड होता है, ओवल शेप में होता है। नेक्स्ट, साइंस जो है वो यूनिवर्सल होती है, यानी कि साइंटिफिक लॉज जो है वो पूरे वर्ल्ड में हर जगह सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो हर एक कंट्री में वर्क करेगी। नेक्स्ट, साइंस लॉजिकल होती है, साइंस डिपेंड करती है लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग पे, और कंक्लूजन जो है उसको हम ला सकते हैं फैक्ट और एविडेंस को अच्छे से एनालाइज करने के बाद। नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल। ये इम्पॉर्टेंट है कि क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं साइंस एजुकेशन के एलिमेंट्री लेवल पर। तो सबसे पहले तो साइंस एजुकेशन जो होते हैं एलिमेंट्री लेवल पर, उससे बच्चे समझ पाते हैं अपने वर्ल्ड के, जो उनके आसपास वर्ल्ड है उसके बारे में, और बच्चों के अंदर साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होती है। मेजर एम्स क्या होता है साइंस एजुकेशन का? सबसे पहले मेजर एम है कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो, कि साइंस एजुकेशन जो है वो एंकरेज करती है बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी को, ऑनेस्टी को और ओपन माइंडनेस को। स्टूडेंट्स लर्न टू क्वेश्चन, और बच्चे जो है वो चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं। सेकेंड, कि बच्चा जो है अपने नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में समझ पाए। बच्चे जो है प्लांट्स, एनिमल, वाटर, एयर और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, और इससे उनको इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट के बारे में पता चलता है और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलता है। थर्ड, डेवलपमेंट होती है उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की। तो साइंस एंकरेज करती है कि बच्चे लॉजिकली सोचे और सॉल्यूशंस निकाले प्रॉब्लम का। फॉर एग्जाम्पल कि क्यों प्लांट्स को सनलाइट चाहिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन स्किल। बच्चे के अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होता है कि बच्चा चीज़ों को ऑब्जर्व करे और उसके बाद उसका कंक्लूजन निकाले। तो ऑब्जर्वेशन फर्स्ट स्टेप होता है साइंटिफिक लर्निंग में।
नेक्स्ट कि बच्चा जो है अप्लाई कर पाए अपनी नॉलेज को डेली लाइफ में। तो साइंस हेल्प करती है बच्चों को कि वो अपनी डेली सिचुएशंस में अपनी नॉलेज को अप्लाई कर पाए। फॉर एग्जांपल कि हाइजीन को वो समझ रहे हैं, न्यूट्रिशन को समझ रहे हैं, हेल्थ को समझ रहे हैं। देन बच्चों के अंदर डेवलपमेंट हो क्रिएटिविटी की। साइंस एक्टिविटी एंकरेज करती है बच्चों को कि वो क्रिएटिवली सोचे और नई नई डिस्कवरीज बनाएं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस एजुकेशन। साइंस एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहले तो बच्चों को नॉलेज मिले अलग अलग साइंटिफिक फैक्ट, कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स की। सेकंड, बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप हो कि जैसे ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, मेजरमेंट एंड क्लासिफिकेशन। थर्डली, बच्चों के अंदर एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जैसे क्यूरियोसिटी, ऑनेस्टी एंड कॉपरेशन। फोर्थ, बच्चे क्या करें? अप्लाई करें अपनी साइंटिफिक नॉलेज को रियल लाइफ सिचुएशन में। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग होती है जो साइंटिफिक मेथड और रीजनिंग के थ्रू बच्चे को समझ में आती है। ठीक है, सबसे पहले इसमें रीजनिंग आ जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो जनरल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक कंक्लूजन तक जाता है। ये आपको स्टेटमेंट याद कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप ये लिख के आ सकते हो पेपर में। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस मेथड एक जनरल रूल या फिर एक लॉ को अप्लाई करा जाता है स्पेसिफिक सिचुएशन में। अगर जनरल रूल करेक्ट है तो आपका कंक्लूजन भी करेक्ट निकलेगा। फॉर एग्जांपल, जनरल रूल क्या है कि हर एक मेटल जो है वो एक्सपैंड होते हैं जब वो हीट होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक केस क्या है कि आयरन मेटल है तो आयरन विल एक्सपैंड। कंक्लूजन क्या निकला कि आयरन एक्सपैंड होगा जब हीट करा जाएगा। तो इसमें हमने क्या करा, एक जनरल प्रिंसिपल से हमने क्या करा, स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाला कि एक जनरल रूल है, एक जनरल प्रिंसिपल है कि मेटल एक्सपैंड होते हैं जब उसको हीट करा जाता है। और स्पेसिफिक केस में हमने ले लिया कि आयरन एक मेटल है। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि जब अब आयरन मेटल है और मेटल एक्सपैंड होते हैं जब हीट करा जाता है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि आयरन विल एक्सपैंड जब हीट करा जाएगा, क्योंकि आयरन भी एक मेटल है। नेक्स्ट, इसमें इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हेल्प करता है इन अप्लाइंग साइंटिफिक लॉ टू प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल सिचुएशन को वो करने के लिए, यूज करने के लिए। और ये लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करता है बच्चों के अंदर कि वो कंक्लूजन निकालेंगे बेसिक जो भी स्टेटमेंट है उससे। नेक्स्ट आता है इंडक्टिव रीजनिंग एंड इट इज अपोजिट टू डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है कि हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल कंक्लूजन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि साइंटिस्ट जो है वो ऑब्जर्व करते हैं अलग अलग एग्जाम्पल और फिर उसके बाद उसका एक जनरल रूल निकालते हैं। तो हमने ऑब्जर्व करा कि आयरन क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है जब उसको हीट करा जा रहा है। फिर हमने एक और चीज ऑब्जर्व करी कि कॉपर एक्सपैंड हो रहा है जब हीट करा जा रहा है। फिर एक और चीज ऑब्जर्व करी कि एल्यूमिनियम भी एक्सपैंड हो रहा है जब हीट करा जा रहा है। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि सारे मेटल एक्सपैंड होते हैं जब उनको हीट करा जाता है। तो इसमें हम कहाँ से मूव हुए, हमने ऑब्जर्वेशन देखी और फिर उसके बाद हमने कंक्लूजन निकाला। इम्पोर्टेंस क्या है कि ये हेल्प होती है हर एक डिस्कवर करने में न्यू साइंटिफिक लॉज को और प्रिंसिपल्स को। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक फैक्ट्स। साइंटिफिक फैक्ट स्टेटमेंट होती है जो वेरीफाई होती है थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फॉर एग्जांपल कि वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। प्लांट जो है वो फूड प्रिपेयर करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ पर फैक्ट्स ट्रू होते हैं और उसको टेस्ट करा जा सकता है और ये एविडेंस पे बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये आइडिया या फिर मेंटल अंडरस्टैंडिंग होती है ऑब्जेक्ट की, इवेंट की या प्रोसेस की। फॉर एग्जांपल, एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, फोर्स का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्या है कि बच्चे जो है साइंटिफिक आइडियाज को क्लियरली समझ पाते हैं। नेक्स्ट इज साइंटिफिक जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन वो स्टेटमेंट होती है जो समराइज करती है रिलेशनशिप्स को बिटवीन फैक्ट्स। फॉर एग्जांपल, प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? प्लांट्स को चाहिए होता है सनलाइट, वाटर और एयर टू ग्रो। इसके इम्पोर्टेंस क्या है कि बच्चे को इसमें पैटर्न ऑफ नेचर के बारे में बच्चा समझ पाता है। नेक्स्ट, साइंटिफिक लॉ।
लॉस क्या है, ये हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कंसिस्टेंट रिलेशनशिप ऑब्जर्व्ड इन नेचर। फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन। तो ये रिपीटेड एक्सपेरिमेंट पे बेस करते हैं और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। देन साइंटिफिक थ्योरीज जो होती है आपकी वेल सपोर्टेड एक्सप्लेनेशन होती है नेचुरल फिनोमिना की। एग्जाम्पल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, एटॉमिक थ्योरी। डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड थ्योरी, लॉ और थ्योरी के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपका डिफरेंस आएगा ये और ये। तो साइंटिफिक लॉ क्या है, ये डिस्क्राइब करता है कि क्या हुआ है, और साइंटिफिक थ्योरी डिस्क्राइब करता है कि क्यों हुआ है, व्हाई इट हैपेंस। ठीक है, साइंटिफिक लॉ जो है वो ऑब्जर्वेशन पे बेस करता है और साइंटिफिक थ्योरी एक्सप्लेनेशन पे बेस करता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड इन स्टूडेंट्स एट एलिमेंट्री लेवल। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो साइंटिफिक एटीट्यूड जो है उसका मतलब क्या होता है कि अ वे ऑफ थिंकिंग जिसमें आपका क्यूरियोसिटी है, लॉजिकल थिंकिंग है, ओपननेस है टू न्यू आइडियाज। इंपॉर्टेंट साइंटिफिक एटीट्यूड कौन सा है, जैसे क्यूरियोसिटी, जिसमें बच्चा जो है क्वेश्चंस पूछता है, वो क्यूरियोसिटी उसके अंदर होती है कि हम अलग अलग चीजों के बारे में सीखें। देन ओपन माइंडनेस, यानी कि बच्चा जो है नए नए आइडियाज को एक्सेप्ट कर पाए। नेक्स्ट ऑनेस्टी, कि रिपोर्ट करे रिजल्ट को ट्रूथफुली। ऑब्जेक्टिविटी, कि पर्सनल बायस को अवॉइड करे। क्रिटिकल थिंकिंग, कि इवैल्यूएट करे एविडेंस को बिफोर मेकिंग कंक्लूजन। हम कैसे डेवलप कर सकते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड को, तो इसके लिए हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवा सकते हैं। एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटीज जो है वो साइंस को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। सेकंड, एंकरेज कर सकते हैं क्वेश्चंस को, कि बच्चा जो है वो मतलब टीचर्स एंकरेज करे बच्चों को कि बच्चे क्वेश्चंस पूछे। थर्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी करवाए जिसमें बच्चा ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करे, सो दैट बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो। फोर्थ, ग्रुप वर्क करवाए जिसमें बच्चे में डिस्कशन प्रमोट हो, रीजनिंग प्रमोट हो, बच्चा जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना सीखे, कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी बच्चे की। एंड एट लास्ट, ऑब्जर्वेशन करवा सकते हैं नेचर का, जैसे कि बच्चे को फील्ड विजिट पे ले गए, जिससे बच्चे की क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट, साइंस एंड सोसाइटल इंटरफेयर। साइंस और सोसाइटी जो है वो क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से। साइंटिफिक डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस करता है सोशल लाइफ को, और सेम जो सोसाइटी की डेवलपमेंट होती है वो भी साइंस को इफेक्ट करता है। इम्पोर्टेंस क्या है साइंस की सोसाइटी में, सबसे पहले तो साइंस इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ को। तो साइंस ने इम्प्रूव करा है हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को। सेकेंडली, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो पाती है हमारे सोसाइटी में, जिसमें नई नई टेक्नोलॉजीज आती है जैसे कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स। थर्ड, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो पाता है। तो साइंस हेल्प करता है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के बारे में हमें पता चले, लोग अवेयर हो इसके बारे में, और सॉल्यूशंस भी निकालता है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होती है, साइंटिफिक मेथड जो है वो इंक्रीज करता है फूड प्रोडक्शन को। और मेडिकल एडवांसमेंट भी होती है, साइंस में ही मेडिसिन और वैक्सीन की डेवलपमेंट होती है जो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करती है। नाउ, रोल ऑफ सोसाइटी इन साइंस। सोसाइटी जो है वो सपोर्ट करती है साइंटिफिक रिसर्च को, सोशल नीड्स इन्फ्लुएंस करता है साइंटिफिक डिस्कवरीज को, और एथिकल वैल्यूज गाइड करता है द यूज ऑफ साइंस। सो इन कंक्लूजन वी कैन कंक्लूड, साइंस एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइंटिफिक नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड डेवलप करने के लिए। एलिमेंट्री लेवल पर साइंस टीचिंग जो है वो हेल्प करती है बच्चों को कि वो अपने नेचुरल वर्ल्ड के बारे में सीख पाए, क्यूरियोसिटी डेवलप हो बच्चों में, और वो अप्लाई कर पाए साइंटिफिक थिंकिंग को अपनी डेली लाइफ में। देयरफॉर इफेक्टिव साइंस एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है फॉर द प्रोग्रेस ऑफ दोनों ही इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 1. Now unit number 2 is curriculum, scientific approach and methods of teaching. सबसे पहले आ जाता है हमारा साइंस करिकुलम एट अपर प्राइमरी लेवल, जो कि क्लासेस 6 to 8 तक होता है। सबसे पहले करिकुलम का मतलब क्या होता है, तो करिकुलम का मतलब होता है एक प्लान सेट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस जो कि हमें बच्चों को स्कूल में प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, इसमें आपका सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, एक्टिविटीज़ आ जाती है, टीचिंग मेथड्स आ जाते हैं, वैल्यूएशन टेक्निक्स आ जाती है, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बनाए जाते हैं। तो करिकुलम क्या होता है, करिकुलम आपकी वो सारी चीज़ें होती है जो बच्चे को हमें एक पर्टिकुलर ईयर में या पर्टिकुलर टाइम पीरियड में करवाना होता है। ठीक है, तो आपका एक
अलग से सब्जेक्ट भी था जिसका आप पेपर ऑलरेडी दे चुके हो, करिकुलम पेडागोजी वाला, तो आपको करिकुलम ऑलरेडी पता होगा। तो साइंस एजुकेशन में करिकुलम एम करता है कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड और वैल्यूज डेवलप हो। अब आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑफ साइंस करिकुलम एट अपर प्राइमरी लेवल। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्या है साइंस करिकुलम का, कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, कि बच्चों के अंदर क्या है, कॉन्सेप्ट डेवलप हो साइंटिफिक, जैसे कि फोर्स, एनर्जी, मोशन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। और ये एक फाउंडेशन बनाता है फॉर हायर साइंटिफिक लर्निंग। नेक्स्ट, के बच्चों के अंदर साइंटिफिक स्किल्स डेवलप हो, यानी कि बच्चे अलग अलग स्किल्स सीखे, जैसे ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और इंटरप्रिटेशन। और ये स्किल जो है वो हेल्प करेंगे बच्चे को कि वो इन्वेस्टिगेट कर पाए साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को। थर्ड, डेवलपमेंट हो उनके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड की, कि करिकुलम प्रमोट करता है क्यूरियोसिटी, लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, जो करिकुलम है वो क्या प्रमोट करेगा, क्यूरियोसिटी को, लॉजिकल थिंकिंग को, ऑनेस्टी को और ओपन माइंडनेस को। फोर्थ, एप्लीकेशन हो ऑफ साइंस इन डेली लाइफ, कि बच्चा जो साइंटिफिक नॉलेज बच्चे को मिल रही है उसको वो अपनी एवरीडे लाइफ में, एवरीडे सिचुएशन में यूज कर पाए, जैसे हेल्थ, हाइजीन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल अवेयर हो पाए बच्चा, कि आपके करिकुलम जो है वो बच्चे को पढ़ाएगा कि इन्वायरमेंटल इश्यूज कौन कौन से हैं, जैसे आज के टाइम पे आपका पॉल्यूशन बहुत है, पॉपुलेशन भी बहुत है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सिक्स्थ, कि बच्चा जो है फ्यूचर स्टडी के लिए प्रिपेयर हो पाए। साइंस करिकुलम प्रिपेयर करता है बच्चों को हायर इवैल्यूएशन के लिए इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस करिकुलम, जो कि 6 to 8 का होगा। तो सबसे पहले तो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, कि बच्चे के जो करिकुलम है वो फोकस करना चाहिए बच्चे के नीड पे, इंटरेस्ट पे और एबिलिटी पे। सेकेंडली, ये एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, बच्चे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ के थ्रू समझे रादर देन लिसनिंग टू लेक्चर। थर्डली, ये इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा, अलग अलग ब्रांचेस होंगे साइंस के, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उनको हम मिला के बच्चे को पढ़ाएंगे। फोर्थ, ये प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल होगा, ज़्यादा एम्फोसिस डाला जाएगा लैब वर्क पे और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे, वही एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे। फिफ्थ, ये लाइफ ओरिएंटेड होगा, यानी कि साइंस कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चे के डेली लाइफ एक्सपीरियंस से कनेक्टेड होंगे। नेक्स्ट, मेजर कंपोनेंट्स है साइंस करिकुलम के। तो मेजर कंपोनेंट्स क्या है, सबसे पहले है नॉलेज कंपोनेंट, जिसमें साइंटिफिक फैक्ट, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और लॉ आ जाते हैं। नेक्स्ट, स्किल कंपोनेंट, जिसमें अलग अलग स्किल आते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस। थर्ड, एटीट्यूड कंपोनेंट आ जाते हैं, जैसे कि आपका बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो, जैसे क्यूरियोसिटी, ऑनेस्टी, कोऑपरेशन एंड साइंटिफिक थिंकिंग। नेक्स्ट, साइंटिफिक अप्रोच क्या होता है। सबसे पहले साइंटिफिक अप्रोच का मतलब क्या है, साइंटिफिक अप्रोच एक मेथड है, मेथड ऑफ टीचिंग है और लर्निंग है, जिसमें कि बच्चा साइंस सीखता है इंक्वायरी के थ्रू, इन्वेस्टिगेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू। ये इंकरेज करता है बच्चों को कि बच्चे जो है एक साइंटिस्ट की तरह सोचे और डिस्कवर करें नॉलेज को अपने खुद के एक्सपीरियंस से। ठीक है, टाइप्स देखें साइंटिफिक अप्रोच के, तो सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट अप्रोच। कॉन्सेप्ट अप्रोच क्या होता है, जिसमें बच्चे के अंदर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की, जैसे कि बच्चे को अगर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन या एक्टिविटी के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे। तो टीचर जो है वो हेल्प करेगा बच्चे को कि वो कनेक्ट कर पाए नए कॉन्सेप्ट से विथ प्रीवियस नॉलेज। एग्जाम्पल, टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेपोरेशन बाय शोइंग हाउ वाटर डिसअपियर्स व्हेन केप्ट इन सनलाइट। तो हम ये इसके थ्रू बच्चा जो है वो पूरा समझ पाएगा कि जब भी हम बच्चे को इवेपोरेशन टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हम क्या रख रहे हैं, वाटर को सनलाइट पे रख रहे हैं, और सनलाइट की वजह से जब वो वाटर डिसअपियर होगा तो बच्चा उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएगा। एडवांटेजेस क्या होंगे कि बच्चे के अंदर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और बच्चा जो है वो थ्योरी को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट कर पाएगा। सेकंड इज प्रोजेक्ट अप्रोच। प्रोजेक्ट अप्रोच मेथड है जिसमें बच्चा जो है वो करके सीखता है, ठीक है, रिलेटेड टू रियल लाइफ प्रॉब्लम। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि लर्निंग यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड रहेगी, बच्चा इंडिविजुअली भी वर्क कर सकता है या ग्रुप में भी वर्क करेगा, और प्रोजेक्ट में इन्वेस्टिगेशन और प्रैक्टिकल वर्क होगा। फॉर एग्जाम्पल, वाटर कंजर्वेशन इन आवर लोकेलिटी एक प्रोजेक्ट है, तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे कि बच्चा
क्रिएटिविटी कर पाएगा, टीम वर्क कर पाएगा, और इससे बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होंगे, और यहाँ आपके लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी अप्रोच। एक्टिविटी अप्रोच जो है, बच्चा करके हैंड्स ऑन एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट होगा। एक्सप्लेनेशन की बच्चा जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा टू अंडरस्टैंड साइंटिफिक के कॉन्सेप्ट, और लर्निंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिविटी टू शो एयर ऑक्यूपाई स्पेस यूजिंग अ ग्लास एंड वाटर। इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये प्रमोट करेगा एक्टिव पार्टिसिपेशन को और इम्प्रूव करेगा अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन को। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स को हम कंबाइन करेंगे, ठीक है, वाइल टीचिंग साइंस। फॉर एग्जाम्पल कि हम वाटर वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, तो हम उसको साइंस, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को जोड़कर कंबाइन करके बच्चे को पढ़ाएं। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे कि बच्चे की होलिस्टिक यानी कि टोटल डेवलपमेंट होगी, और बच्चा जो है वो कनेक्ट कर पाएगा अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ। थर्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच का क्या इंपॉर्टेंस होती है? साइंटिफिक अप्रोच जो है वो हेल्प करता है कि बच्चे के अंदर साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो और इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स डेवलप हो। जैसे कि इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब होता है जिसमें बच्चा क्वेश्चंस पूछता है, इन्वेस्टिगेट करता है साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट जो है वो एक्सप्लोर करता है आइडियाज़ को और आंसर ढूंढता है थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च। एग्जांपल कि प्लांट्स क्यों बेटर ग्रो होते हैं इन सनलाइट। सेकंड, रेजिंग क्वेश्चन। बच्चे जो है क्वेश्चनिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है साइंटिफिक लर्निंग की। इसके इंपॉर्टेंस क्या है कि ये क्यूरियोसिटी को एनकरेज करेगा और बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करेगा। तो टीचर को एनकरेज करना है स्टूडेंट्स को टू आस्क कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और व्हाट हैपन्स अगर ऐसा हो जाए। तो अगर बच्चा ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इट मीन्स बच्चे को इंटरेस्ट है उस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा इलैबोरेशन में पढ़ने का, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिडिक्टिंग एंड हाइपोथेसाइजिंग। तो प्रिडिक्शन का मतलब होता है कि जो भी पॉसिबल आउटकम है उसको हम क्या करें, गेस करें बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज। और हाइपोथेसिस का मतलब होता है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, जिसको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेसिस क्या है कि प्लांट जो है वो ज़्यादा सनलाइट में जल्दी ग्रो करते हैं, ठीक है। तो हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ, मेकिंग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है ये केयरफुल एग्जामिनेशन होता है ऑब्जेक्ट्स का या इवेंट्स का, जिसको हम सेंसेस या इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे प्लांट डेली ग्रो हो रहा है, कितना ग्रो हो रहा है, और ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों को कि वो गैदर कर रहे हैं एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को। फिफ्थ, मेकिंग अ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। स्टूडेंट जो है वो अपने जो भी फाइंडिंग्स है उसका रिकॉर्ड बनाना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ टेबल, चार्ट, डायग्राम या नोट्स। इसमें ये हेल्प करेगा कि बच्चे डेटा को एनालाइज कर पाए और कंक्लूजन निकाले। सिक्स्थ, इवैल्यूएटिंग एविडेंस। बच्चा जो है इवैल्यूएट भी करे अपने जो भी कलेक्टेड डाटा है उसको, ये देखने के लिए, ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो हाइपोथेसिस बच्चे ने सोचा था, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंट, वो सही है या गलत है। फॉर एग्जाम्पल, कंपेयरिंग प्लांट ग्रोथ इन सनलाइट एंड शेड टू वेरीफाई रिजल्ट। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ टीचिंग हमारा आ जाता है। मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है? टीचिंग मेथड्स वो तरीके होते हैं जिसके थ्रू एक टीचर जो है वो नॉलेज को डिलीवर करती है और स्टूडेंट्स को हेल्प करती है कि वो अपने साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से इफेक्टिवली समझ पाएँ। सबसे पहले इसमें आ जाता है ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड जो है ये H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने इंट्रोड्यूस करा। इसका मतलब क्या है कि इस मेथड में स्टूडेंट डिस्कवर करता है साइंटिफिक फैक्ट्स को और प्रिंसिपल को बाय देमसेल्फ थ्रू इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो इस मेथड में क्या हो रहा है, बच्चा साइंटिफिक फैक्ट को डिस्कवर करेगा खुद से इन्वेस्टिगेट करके और एक्सपेरिमेंट करके। तो इसके फीचर्स क्या होंगे कि बच्चा क्या कर रहा है, लर्निंग थ्रू डिस्कवरी कर रहा है, टीचर एक गाइड की तरह एक्ट करेगी और बच्चे यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। एडवांटेजेस क्या है कि साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होगी बच्चे में, ये एनकरेज करेगा इंडिपेंडेंट लर्निंग को और ये इम्प्रूव करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को। लिमिटेशन क्या है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है और उसमें वेल इक्विप्ड लैबोरेटरी चाहिए होती है।
सेकंड आ जाता है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड डेवलप करा है विलियम किलपैट्रिक ने। इसका मतलब होता है ये जो प्रोजेक्ट में जितने भी मेथड्स है कि किसने डेवलप करे, किसने इंट्रोड्यूस करे, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, और अगर आप अपने आंसर में भी इन मेथड्स के बारे में अगर पूछा और आंसर में आप ऐसे लिखोगे तो आपका आंसर अच्छा ही लगेगा, ठीक है, प्रेजेंटेबल लगेगा और टीचर को अच्छा लगेगा ये जान के कि आपको पता है कि किसने ये डेवलप करा है। ओके, तो देखते हैं प्रोजेक्ट मेथड का मतलब क्या है कि बच्चा जो है प्रोजेक्ट जो भी रियल लाइफ सिचुएशन है उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। स्टेप्स क्या है प्रोजेक्ट मेथड के? सबसे पहला है कि प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है वो पता होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। उसके बाद प्लानिंग होनी चाहिए, फिर एग्जीक्यूशन होना चाहिए एंड देन एट लास्ट इवैल्यूएशन होना चाहिए। एडवांटेजेस क्या है कि ये टीम वर्क को प्रमोट करता है, एनकरेज करता है क्रिएटिविटी को और बच्चों के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज को डेवलप करता है। थर्ड इज एक्टिविटी मेथड। एक्टिविटी मेथड फोकस करता है लर्निंग बाय डूइंग पे। इसके फीचर्स क्या है कि स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट्स को, लर्निंग यहाँ पर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव बनती है। एडवांटेजेस क्या है कि अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है, बच्चों की पार्टिसिपेशन इंक्रीज होती है और ये डेवलप करता है प्रैक्टिकल स्किल्स को। फोर्थ आ जाता है एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। एक्सपेरिमेंटेशन जो है आपका ये साइंटिफिक मेथड है जिसमें बच्चे परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट्स को साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को वेरीफाई करने के लिए। इसके स्टेप क्या है कि सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर एक हाइपोथेसिस निकालेंगे, यानी कि एक जो आपका हम कह सकते हैं कि क्या रिजल्ट हो सकता है, ठीक है, क्या आ सकता है उसमें, तो उसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। देन हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे ऑब्जर्वेशन को एंड एट लास्ट कंक्लूजन निकालेंगे। इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये साइंटिफिक स्किल्स को डेवलप करता है और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को एनकरेज करता है। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, टीचर परफॉर्म करता है एक्सपेरिमेंट को या फिर एक्टिविटी को बच्चों के सामने, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, तो सबसे पहले बच्चा जो है ऑब्जर्व करता है डेमोन्स्ट्रेशन को केयरफुली और टीचर एक्सप्लेन करती है साइंटिफिक प्रिंसिपल को बिहाइंड द एक्सपेरिमेंट। इसके एडवांटेजेस क्या है, जब आपके इक्विपमेंट लिमिटेड होता है तो ये यूजफुल होता है और इससे टाइम भी बचता है और ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई कर देता है। लिमिटेशंस क्या है कि बच्चा यहाँ पर पैसिव ऑब्जर्वर रहता है। फिफ्थ इज विजिट्स, फील्ड ट्रिप्स एंड सर्वे। मीनिंग क्या होता है फील्ड ट्रिप का? फील्ड ट्रिप जो है इसमें आपका क्या होता है कि हम बच्चों को स्कूल से बाहर लेके जा रहे हैं, ठीक है, या फिर बच्चे को क्लासरूम के बाहर लेके जा रहे हैं कि वो जो साइंटिफिक फिनोमिना है उसको समझ पाए इन रियल लाइफ सिचुएशन। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं एजुकेशनल विजिट के? सबसे पहले साइंस सेंटर्स होते हैं, ठीक है, साइंस म्यूजियम होते हैं, ठीक है, जिसमें साइंटिफिक मॉडल, इन्वेंशंस, हिस्टोरिकल डिस्कवरीज होती है। थर्ड, बोटानिकल गार्डन्स होते हैं जिसमें बच्चा जो है अलग अलग तरह के प्लांट्स को ऑब्जर्व कर सकता है। फोर्थ, इंडस्ट्री होती है जहाँ पर बच्चा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में सीख सकता है। नेक्स्ट, एजुकेशन वैल्यू क्या होती है फील्ड ट्रिप की? कि बच्चे को प्रैक्टिकल लर्निंग मिलती है, बच्चा ऑब्जर्व करता है रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ साइंस को। सेकेंडली, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है, ठीक है, बच्चे और ज़्यादा एक्साइटिंग और मेमोरेबल बन जाता है लर्निंग उनकी। थर्ड, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, बच्चा जो है कॉन्सेप्ट को और अच्छे से सीख पाता है थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। फोर्थ, डेवलपमेंट होती है बच्चे के अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल की, बच्चा चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड में क्या होता है, सर्वे नाम से ही पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम पीपल या फिर कम्युनिटी से अबाउट साइंटिफिक और इन्वायरमेंटल इशूज। फॉर एग्जाम्पल, हम सर्वे कर रहे हैं और वाटर यूजेज इन द नेबरहुड, या सर्वे कर रहे हैं ऑन टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन द लोकेलिटी। इंपॉर्टेंस क्या होता है सर्वे का कि ये बच्चे के अंदर रिसर्च स्किल डेवलप करता है, हेल्प करता है बच्चे को कि वो सोशल और इन्वायरमेंटल इशू के बारे में समझ पाए और एनकरेज करता है डेटा कलेक्शन और एनालिसिस को। सो कंक्लूजन में देखें तो साइंस करिकुलम एट द अपर प्राइमरी लेवल एम करता है कि बच्चे के अंदर साइंटिफिक स्किल्स, नॉलेज और एटीट्यूड डेवलप हो। साइंटिफिक अप्रोच का यूज़ करके, इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स का यूज़ करके, जैसे कि ह्यूरिस्टिक, प्रोजेक्ट, एक्टिविटी मेथड्स, इससे हेल्प हो पाएगा बच्चे का कि बच्चे अच्छे से समझ पाए साइंस को थ्रू इंक्वायरी, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस। फील्ड ट्रिप और सर्वे जो है वो लर्निंग को इन्हांस कर देते हैं बाय कनेक्टिंग क्लासरूम नॉलेज विद द रियल वर्ल्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 2.
नाउ यूनिट 3 इज लेसन प्लानिंग इन साइंस टीचिंग एंड रिसोर्सेज। तो लेसन प्लानिंग एक बनाने को मिल ही जाता है आपको, क्वेश्चन 8 मार्क का मिल ही जाएगा आपको लेसन प्लानिंग का। सो डेवलपमेंट ऑफ लेसन प्लान। सबसे पहले लेसन प्लान का मतलब क्या होता है? लेसन प्लान एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड आउटलाइन होता है जो बच्चों को कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाने से पहले प्रिपेयर करा जाता है। ये हेल्प करता है टीचर्स को कि वो अपने कंटेंट को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए और अचीव कर पाए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को। साइंस टीचिंग में लेसन प्लानिंग इंश्योर करता है कि कॉन्सेप्ट जो है उनको एक लॉजिकल सीक्वेंस में पढ़ाया जा रहा है विद एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट्स एंड एग्जाम्पल। अभी तक आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में ही बहुत सारे लेसन प्लान बना लिए होंगे, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि लेसन प्लान होता क्या है। अब इम्पोर्टेंस क्या होती है लेसन प्लानिंग की? सबसे पहले तो ये क्लियर ऑब्जेक्टिव बता देता है। लेसन प्लान जो है वो क्लियरली स्टेट कर देता है कि बच्चे को क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ाना है और क्या बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए बाय द एंड ऑफ द लेसन। सेकेंडली, ये टीचर्स को हेल्प करता है कि फोकस रहे टीचर ऑन द लर्निंग गोल्स। सेकेंडली, ये इंश्योर करता है साइंटिफिक सिस्टमैटिक टीचिंग को। जो लेसन है वो एक स्टेप बाय स्टेप और लॉजिकल ऑर्डर में पढ़ाया जाता है। थर्ड, इफेक्टिव यूज होता है टाइम का। टीचर जो है टाइम को एलोकेट कर सकती है फॉर इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, एक्टिविटीज एंड इवैल्यूएशन। फोर्थ, ये इम्प्रूव करता है टीचिंग इफेक्टिवनेस को। प्रॉपर प्लानिंग जो है वो टीचिंग को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और मीनिंगफुल बनाता है। फिफ्थ, ये हेल्प करता है क्लासरूम मैनेजमेंट में। टीचर बच्चों को मैनेज कर पाते हैं और एक्टिविटीज़ को स्मूथली कंडक्ट करवा सकते हैं। नाउ स्टेप्स क्या होते हैं इन डेवलपिंग अ लेसन प्लान? तो सबसे पहले तो टॉपिक हमें सेलेक्ट करना चाहिए। टीचर जो है टॉपिक सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेट होगा कि बच्चे बाय द एंड ऑफ द लेसन बच्चा क्या कर पाएगा। थर्ड, इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। टीचर इंट्रोड्यूस करेगी टॉपिक को थ्रू क्वेश्चंस, एग्जाम्पल या एक्टिविटी। फिर प्रेजेंट करा जाएगा, जो मेन कंटेंट होगा लेसन का वो एक्सप्लेन होगा, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट आएगा आपका कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करा जाएगा, यानी कि कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आपके टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा जाएगा। प्रेजेंटेशन होगा, एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट करवाएंगे जिसमें बच्चा जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। ब्लैक बोर्ड वर्क होगा, साथ ही साथ जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डायग्राम्स ब्लैक बोर्ड पर होंगे। और इवैल्यूएशन होगा। एट लास्ट टीचर जो है क्वेश्चंस पूछेंगी बच्चों से एंड एट लास्ट बच्चों को होमवर्क दिया जाएगा और असाइनमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग यूनिट प्लान्स बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट मैप। यूनिट प्लान का मतलब क्या होता है? तो यूनिट प्लान एक डिटेल प्लान होता है जो एक कंप्लीट यूनिट को कवर करता है, यानी कि एक चैप्टर एक यूनिट को कवर करता है। ये हेल्प करता है टीचर को कि वो अपनी टीचिंग को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनाइज कर पाए अच्छे से। कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है? कॉन्सेप्ट मैप एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है जो रिलेशनशिप्स दिखाता है बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ये हेल्प करता है स्टूडेंट को कि वो समझ पाए कि कैसे आइडियाज़ को हम कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या है? इवेपोरेशन पहले हो रहा है, फिर कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, फिर कलेक्शन हो रहा है। सो स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग यूनिट प्लान यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है मेन कॉन्सेप्ट को। तो टीचर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जितने भी यूनिट में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उन कॉन्सेप्ट को हिरार्किकली, जो भी जनरल टू स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है उसको अरेंज करेंगे उस ऑर्डर में। थर्डली, रिलेशंस दिखाए जाएंगे उनके बीच में। अलाउज और एरो या फिर लाइन बनाई जाएगी, ठीक है, टू कनेक्ट रिलेटेड आइडियाज। देन लेसन प्लान करा जाएगा। हर एक कॉन्सेप्ट जो होगा मैप में बिकम्स अ लेसन टॉपिक। नाउ एडवांटेजेस क्या होगी कॉन्सेप्ट मैप के? कि ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेगा, ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज, हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज की लर्निंग को बहुत ज़्यादा ईजी और मीनिंगफुल बना देगा। और ये हेल्प करेगा बच्चों को कि उनको कॉन्सेप्ट बहुत लंबे समय तक याद रहे। थर्ड, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, रोल एंड इम्पोर्टेंस इन चिल्ड्रंस लर्निंग। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? कि बच्चा करके सीखे, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। तो ये एक्टिविटी के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू हो सकता है रादर देन ओनली लिसनिंग टू लेक्चर्स। स्टूडेंट जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा मटेरियल के साथ और रिजल्ट को ऑब्जर्व करेगा। रूल्स ऑफ हैंड्स ऑन लर्निंग, यानी कि इसमें क्या है? बच्चे की एक्टिव लर्निंग हो रही है, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं लर्निंग प्रोसेस में। सेकेंडली, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही है, यानी कि कॉन्सेप्ट जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे जब बच्चा एक्सपेरिमेंट्स में परफॉर्म करेगा। थर्ड,
साइंटिफिक स्किल्स डेवलप होगी बच्चे के अंदर, क्यूरियोसिटी एनकरेज होगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रमोट होगी। नाउ एग्जांपल्स देखिए हैंड्स ऑन एक्टिविटी का, कि जैसे क्या है, ग्रोइंग प्लांट्स इन पॉट्स या फिर सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं, ऑब्जर्विंग इंसेक्ट्स एंड लीव्स। ओके, नेक्स्ट आता है ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स नाम से ही पता चल रहा है कि ये टीचिंग टूल्स होते हैं जिसमें आपका साउंड और विजुअल्स होता है, जो लर्निंग को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बना देती है। ठीक है, टाइप्स देखिए ऑडियो विजुअल एड के, तो ऑडियो विजुअल एक होता है ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स यानी कि रेडियो, टेप रिकॉर्डर, पॉडकास्ट। विजुअल एड्स जैसे कि चार्ट, डायग्राम, मैप, मॉडल। और ऑडियो विजुअल एड्स जिसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, जैसे वीडियो, टेलीविजन, एजुकेशनल फिल्म्स या फिर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। नाउ इम्पोर्टेंस क्या है ऑडियो विजुअल एड का, कि ये लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाता है और जो भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी बच्चों को अच्छे से समझ आ पाते हैं। ये हेल्प करता है बच्चों को कि वो इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा समय तक याद रखेगा और ये बच्चों की पार्टिसिपेशन को एनकरेज करता है। फिफ्थ आता है लो कॉस्ट टीचिंग एड्स एंड इम्प्रोवाइज्ड टीचिंग एड्स। लो कॉस्ट टीचिंग एड्स का मतलब होता है वो टीचिंग मटेरियल जो कि बहुत ही कम पैसों का होता है, इनएक्सपेंसिव होता है और इजीली अवेलेबल होता है, जैसे कि चार्ट्स मेड फ्रॉम चार्ट पेपर या फिर मॉडल बनाया कार्डबोर्ड से या फ्लैश कार्ड्स। और इम्प्रोवाइज टीचिंग एड का मतलब क्या होता है, इम्प्रोवाइज टीचिंग एड्स वो मटेरियल होते हैं जो टीचर यूज़ करती है, टीचर क्रिएट करती है लोकली अवेलेबल आइटम्स का यूज़ करके। फॉर एग्जांपल बॉटल का यूज़ हम कर सकते हैं एयर प्रेशर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, प्लास्टिक कप्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं साउंड वाइब्रेशंस के लिए। एडवांटेजेस देखें तो इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल, ठीक है, ये इजीली अवेलेबल होता है, ये क्रिएटिविटी को एनकरेज करेगा और ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को भी प्रमोट करेगा। नेक्स्ट इज साइंस किट, नीड एंड इम्पोर्टेंस। साइंस किट का मतलब क्या होता है, साइंस किट कलेक्शन होती है साइंटिफिक टूल्स की, मटेरियल की और इक्विपमेंट की जो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है इन एक्टिविटीज इन द क्लासरूम। फॉर एग्जांपल मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, या थर्मोमीटर, टेस्ट ट्यूब, मेजरिंग सिलेंडर्स। नीड क्या होती है, ज़रूरत क्या है साइंस किट की, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाने के लिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रमोट करने के लिए, साइंटिफिक स्किल्स बच्चों के अंदर डेवलप करने के लिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंस किट, साइंस किट की क्या इंपॉर्टेंस होगी, ये लर्निंग को क्या बनाता है, प्रैक्टिकल बनाता है, ये एक्सपेरिमेंटेशन को एनकरेज करता है, हेल्प करता है बच्चों को कि वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को और बेटर तरीके से सीख पाए। और ये साइंस डेवलप इंटरेस्ट इन साइंस, ये साइंस किट वाला टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, ये भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आईसीटी भी आप अच्छे से करके जाएंगे। तो आईसीटी जो है कि आपका क्या मतलब होता है इसका, कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं टू सपोर्ट टीचिंग एंड लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्ट बोर्ड, ठीक है, या एजुकेशनल एप्स, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, आईसीटी में आ जाती है। रोल क्या है आईसीटी का इन साइंस एजुकेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, बच्चा जो है एक्सप्लोर कर पाएगा साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। सेकेंडली लर्निंग जो है वो इंटरेक्टिव हो पाएगी। थर्डली विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो पाएगी। फोर्थली डिस्टेंस लर्निंग भी बच्चा कर पाएगा। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज लोकल लोग, लोकल पीपल, प्लेसेस और इंस्टीट्यूशन होता है जो साइंस लर्निंग को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है। कम्युनिटी रिसोर्सेज स्कूल लेवल पर क्या क्या होते हैं, जैसे साइंस लेबोरेटरी होते हैं, स्कूल गार्डन है, स्कूल लाइब्रेरीज है। कम्युनिटी रिसोर्सेज एट लोकल लेवल जैसे कि हॉस्पिटल, एग्रीकल्चरल फार्म्स, इंडस्ट्रीज, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि ये कनेक्ट करता है क्लासरूम लर्निंग को रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ। सेकेंडली ये प्रोवाइड करता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को। थर्डली ये इंक्रीज करता है बच्चों के अवेयरनेस को ऑफ कम्युनिटी इशूज़। नेक्स्ट पॉपुलर साइंस बुक और चिल्ड्रंस एनक्लाइडोपीडिया क्या है। पॉपुलर साइंस बुक कौन सी है, पॉपुलर साइंस बुक एक्सप्लेन करती है साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को सिंपल और इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में फॉर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल स्पेस, एनिमल, प्लांट्स और इन्वेंशंस पे जो बुक होती है वो। चिल्ड्रन एनक्लाइडोपीडिया जो होती है ये एक रेफरेंस बुक होती है जिसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है किसी भी टॉपिक के बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन, प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, एनिमल और प्लांट्स के बारे में, साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप करती है, ये साइंटिफिक नॉलेज को एक्सपैंड करती है और क्यूरियोसिटी एनकरेज करती है। नेक्स्ट साइंस म्यूजियम
बोटानिकल गार्डन, एक्वेरियम्स एज लर्निंग रिसोर्सेज। तो साइंस म्यूजियम जो है, साइंस म्यूजियम डिस्प्ले करता है साइंटिफिक मॉडल्स को, ठीक है, इन्वेंशंस को और इंटरेक्टिव एक्सिबिट्स को। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हेल्प करता है बच्चों को कि वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट समझ पाए रियल मॉडल्स के थ्रू। देन बोटानिकल गार्डन वो जगहें होती है जहाँ पर अलग अलग तरह के प्लांट्स ग्रो होते हैं। इम्पॉर्टेंस की ये हेल्प करता है बच्चों को कि वो प्लांट डाइवर्सिटी और प्लांट स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से समझ पाए। देन एक्वेरियम डिस्प्ले करता है अलग अलग टाइप्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स को। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हेल्प करता है बच्चों को कि वो मेराइन लाइफ और एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ पाए। सो इन कंक्लूजन वी कैन कंक्लूड दैट इफेक्टिव साइंस टीचिंग जो है उसके लिए प्रॉपर लेसन प्लानिंग की ज़रूरत होती है और अप्रोप्रिएट टीचिंग रिसोर्सेज का यूज़ करने की ज़रूरत होती है। लेसन प्लान, कॉन्सेप्ट मैप, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, ऑडियो विजुअल एड और आईसीटी जो है वो लर्निंग को बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल और इंगेजिंग बना देता है। कम्युनिटी रिसोर्सेज, साइंस किट, म्यूजियम, बोटानिकल गार्डन और एक्वेरियम जो है वो और भी ज़्यादा रिच कर देता है लर्निंग बाय कनेक्टिंग क्लासरूम नॉलेज विद रियल लाइफ एक्सपीरियंस। देयरफॉर अगर अलग अलग जो आपके टीचिंग रिसोर्सेज है उसका यूज़ करके हम अपने साइंस एजुकेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं एट द एलिमेंट्री लेवल। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट। नाउ यूनिट नंबर 4 इज पॉपुलराइजिंग साइंस इन स्कूल। पॉपुलराइजिंग साइंस का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, साइंस को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, अंडरस्टैंडेबल बना रहे हैं और एक्सेसिबल बना रहे हैं टू स्टूडेंट्स एंड द जनरल पब्लिक। इसमें आपके अलग अलग एक्टिविटीज़ आ जाती है जो साइंस बच्चों के क्यूरियोसिटी और अवेयरनेस, इंटरेस्ट जो है साइंटिफिक नॉलेज और डिस्कवरी के लिए वो बढ़ाती है। स्कूल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें इन पॉपुलराइजिंग साइंस। अलग अलग प्रोजेक्ट, साइंस फेयर, एक्सिबिट, सेमिनार, साइंस क्लब और इनोवेटिव लर्निंग एक्टिविटीज़ करवा के। सबसे पहले हमारा आ जाता है इसमें प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, ये प्लान्ड एक्टिविटी होती है जिसमें बच्चा जो है इन्वेस्टिगेट करता है एक टॉपिक, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है उसके बारे में, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है और अपनी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करता है। प्रोजेक्ट इंकरेज करता है बच्चों को कि वो प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू पढ़े और रियल लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू पढ़े। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं प्रोजेक्ट वर्क के कि इससे बच्चे के अंदर साइंटिफिक स्किल्स डेवलप होती है, ठीक है, एनकरेजमेंट होती है इंडिपेंडेंट लर्निंग की, बच्चा खुद से करके सीखता है, एक्सप्लोर करके, डेवलपमेंट होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की और क्रिएटिविटी यहाँ पर प्रमोट होती है। नेक्स्ट स्टेप्स क्या होते हैं प्रोजेक्ट वर्क में, सबसे पहले तो क्या होता है, टॉपिक सेलेक्ट होता है, उसके बाद प्रोजेक्ट को प्लान करा जाता है, फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है, एक्सपेरिमेंट करा जाता है एंड एट लास्ट डेटा को एनालाइज करा जाता है, फिर रिपोर्ट बनाई जाती है और प्रेजेंटेशन करी जाती है। एग्जाम्पल्स क्या है कि वाटर कंजर्वेशन है इन द लोकेलिटी, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट या सोलर एनर्जी मॉडल। नाउ एजुकेशनल वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट का क्या एजुकेशनल वैल्यू है कि ये एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करेगा, डेवलप करेगा रिसर्च स्किल को, एनकरेज करेगा टीम वर्क को और कनेक्ट करेगा साइंस को रियल लाइफ से। नेक्स्ट इज सेमिनार्स एंड डिस्कशन। सेमिनार का मतलब क्या होता है, सेमिनार एक एकेडमिक डिस्कशन होती है जहाँ पर बच्चे प्रेजेंट करते हैं अपने आइडियाज़ को किसी भी पर्टिकुलर साइंटिफिक टॉपिक पे और डिस्कस करते हैं दूसरों के साथ। ऑब्जेक्टिव क्या है सेमिनार के कि इसमें नॉलेज इंक्रीज होती है ऑन साइंटिफिक टॉपिक, बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती है, क्रिटिकल थिंकिंग एनकरेज होती है और ये प्रमोट करता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ को। स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग अ सेमिनार, क्या क्या स्टेप होते हैं सेमिनार ऑर्गेनाइज करने में। सबसे पहले तो टॉपिक सेलेक्ट करा जाता है, प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन होती है, बच्चे प्रेजेंटेशन करते हैं, फिर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है और एट लास्ट टीचर कंक्लूजन देती है। इम्पॉर्टेंस क्या है डिस्कशन की, डिस्कशन एक आपका टीचिंग मेथड है जहाँ पर बच्चे अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं अबाउट साइंटिफिक टॉपिक्स। बेनिफिट्स में क्या है कि अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है, पार्टिसिपेशन इंकरेज होती है, रीजनिंग एबिलिटी बच्चों के अंदर डेवलप होती है। नाउ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ वन टॉपिक यूजिंग पावर पॉइंट और फ्लैश। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या फ्लैश प्रेजेंटेशन जो है हेल्प करता है कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन विजुअली प्रेजेंट हो पाए और इफेक्टिवली वो चीज़ों को समझ पाए। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले सेलेक्ट करना है टॉपिक को, फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है,
स्लाइड्स बनानी है जिसमें की पॉइंट्स, डायग्राम और पिक्चर्स भी होनी चाहिए। विजुअल्स का यूज़ करना है, चार्ट, एनिमेशन वगैरह का, जिससे प्रेजेंटेशन और ज़्यादा अट्रैक्टिव बने। और फिर प्रेजेंट करना है, बच्चे जो है टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, क्लियरली टू द ऑडियंस। एडवांटेजेस क्या है कि बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी, लर्निंग इंटरेस्टिंग बनेगी, बच्चा जो है ऑर्गेनाइज कर पाएगा आइडियाज़ को, विजुअल लर्निंग भी इन्हांस होगी। नेक्स्ट, साइंस क्लब एक्टिविटी। साइंस क्लब का मतलब क्या होता है? ये साइंस क्लब जो है एक ऑर्गेनाइजेशन होती है स्कूल में जहाँ पर बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं साइंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में बियॉन्ड द क्लासरूम। जो मेन एम होता है वो ये होता है कि बच्चों के जो अंदर है वो इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी बढ़े इन साइंस। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं साइंस क्लब के? कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो, एनकरेज हो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले फॉर प्रैक्टिकल लर्निंग, और बच्चों के अंदर लीडरशिप एंड टीम वर्क स्किल्स डेवलप हो। एक्टिविटीज़ ऑफ साइंस क्लब की साइंस क्विजेस हो सकती है ऑर्गेनाइज, सिंपल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं, अरेंजिंग साइंस एग्जीबिशंस, ठीक है, साइंस डे मना सकते हैं, इनवाइटिंग साइंटिस्ट और एक्सपर्ट फॉर टॉक। नेक्स्ट, एजुकेशनल इम्पॉर्टेंस। ये प्रमोट करती है इंटरेस्ट इन साइंस, इनोवेशन इंकरेज करती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, इको क्लब एक्टिविटी। इको क्लब का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो एक साथ काम करते हैं अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने में। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये अवेयरनेस, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को प्रमोट करते हैं, इको फ्रेंडली हैबिट्स इसमें इंकरेज करते हैं। एक्टिविटीज़ क्या हो सकती है? ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम हो सकता है, क्लीनिनेस ड्राइव्स हो सकती है, रिसाइकलिंग एक्टिविटीज़ हो सकती है, अवेयरनेस कैंपेन ऑन पॉल्यूशन या वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। सो इम्पॉर्टेंस क्या है कि ये डेवलप करता है इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, प्रमोट करता है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को, एंकरेज करता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस फेयर एंड साइंस एग्जीबिशन। साइंस फेयर का मतलब क्या होता है? साइंस फेयर एक इवेंट होता है जहाँ पर बच्चे प्रेजेंट करते हैं साइंस प्रोजेक्ट को, मॉडल को और एक्सपेरिमेंट्स को। ऑब्जेक्टिव क्या है साइंस फेयर का? कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन एंकरेज हो, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो, और ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिकल लर्निंग। स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग अ साइंस फेयर। सबसे पहले प्लान करना है इवेंट को, फिर थीम सेलेक्ट करनी है, मॉडल और एक्सपेरिमेंट प्रिपेयर करना है, डिस्प्ले एंड प्रेजेंटेशन होगा, फिर एट लास्ट जजेस जो है वो इवैल्यूएट करेंगे। नेक्स्ट इज साइंस एग्जीबिशन। साइंस एग्जीबिशन का मतलब होता है कि हम डिस्प्ले कर रहे हैं साइंटिफिक मॉडल को, चार्ट को और एक्सपेरिमेंट्स को फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। इंपॉर्टेंस क्या है कि ये इंकरेज करेगा इनोवेशन को, प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव करेगा बच्चे की, इन्हांस करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, इनोवेटिव स्ट्रैटेजी एंड एक्सपेरिमेंट इन साइंस एजुकेशन। इनोवेटिव स्ट्रैटेजी का मतलब होता है नई और क्रिएटिव मेथड्स जिससे साइंस टीचिंग जो है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बन सकती है। एग्जाम्पल जैसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बच्चा सीख रहा है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जिसमें बच्चा इन्वेस्टिगेट कर रहा है साइंटिफिक क्वेश्चंस को, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जिसमें बच्चा सॉल्व कर रहा है रियल लाइफ साइंटिफिक प्रॉब्लम को, देन टेक्नोलॉजी का यूज़ होना। इम्पॉर्टेंस क्या है कि ये इंक्रीज करेगा बच्चों के एंगेजमेंट को, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करेगा और क्रिएटिविटी को एंकरेज करेगा। नेक्स्ट, नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम NTSS। नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम जो है ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई एंड सपोर्ट टैलेंटेड स्टूडेंट, यानी कि जो भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको एंकरेज करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ये बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि टैलेंटेड स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करा जाए, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाए, साइंटिफिक और एकेडमिक एक्सीलेंस को एंकरेज करा जाए। नेक्स्ट, इंडियन साइंस कांग्रेस। इंडियन साइंस कांग्रेस एक नेशनल एनुअल साइंटिफिक इवेंट है जहाँ पर साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और स्टूडेंट डिस्कस करते हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट्स के बारे में। इसका ऑब्जेक्टिव है कि क्या है कि प्रमोशन हो साइंटिफिक रिसर्च की, एक्सचेंज हो साइंटिफिक आइडियाज़ का, एंकरेजमेंट हो यंग साइंटिस्ट का। नेक्स्ट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है ये मेजर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जो प्रमोट करती है साइंटिफिक रिसर्च को और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को। इसके फंक्शन है कि ये साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करवाता है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करता है
और सपोर्ट करता है इनोवेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। इन कंक्लूजन, पॉपुलराइजिंग साइंस इन स्कूल ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है साइंटिफिक अवेयरनेस, क्यूरियोसिटी और इनोवेशंस बच्चों के अंदर डेवलप करने के लिए। एक्टिविटीज जैसे कि प्रोजेक्ट, सेमिनार, साइंस फेयर, साइंस क्लब, इको क्लब्स हेल्प करता है बच्चों को कि वो इंगेजिंग और प्रैक्टिकल मैनर में साइंस पढ़ पाए। ये इनिशिएटिव इंकरेज करती है बच्चों को कि वो पार्टिसिपेट कर पाए नेशनल साइंटिफिक प्रोग्राम में और डेवलप कर पाए एक डीपर इंटरेस्ट इन साइंटिफिक रिसर्च एंड डिस्कवरी। So this is all about unit number 4. Now last unit is evaluating in science teaching. सबसे पहले evaluation का मतलब क्या होता है? evaluation का मतलब होता है एक systematic process जिसमें हम collect कर रहे हैं, analyze कर रहे हैं, interpret कर रहे हैं information about students learning progress and achievement. ये help करता है टीचर को कि वो determine कर पाए कि क्या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग अचीव हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। इवैल्यूएशन सिर्फ नॉलेज को टेस्ट नहीं करता, इसमें स्किल भी असेस होते हैं, एटीट्यूड भी होता है और ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे की असेस करी जाती है, इवैल्यूएट करी जाती है। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या होता है इवैल्यूएशन का? तो इवैल्यूएशन इन साइंस एजुकेशन अलग अलग इसके इम्पॉर्टेंट पर्पसेस होते हैं, जैसे कि सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स को मेजर करना। इवैल्यूएशन हेल्प करता है डिटरमाइन कि क्या बच्चे समझ पा रहे हैं जो भी लर्निंग आउटकम्स है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और फैक्ट है। ये मेजर करता है द एक्सटेंट टू विच लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव, यानी कि कहाँ तक हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं। नेक्स्ट, डायग्नोजिंग लर्निंग डिफिकल्टी, यानी कि ये आइडेंटिफाई करता है, हेल्प करता है कि बच्चे को अपनी वीकनेस के बारे में पता चले और मिसकंसेप्शन पता चले इन साइंस लर्निंग। टीचर्स जो है वो एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है उन बच्चों को जो डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं। थर्ड, टीचिंग मेथड इम्प्रूव करने में ये हेल्प कर सकती है। सो थ्रू इवैल्यूएशन टीचर जो है वो समझ पाएगी कि उनका टीचिंग मेथड जो है वो इफेक्टिव वो है या फिर नहीं। अगर बच्चे पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं तो टीचर मॉडिफाई करेंगे अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी को। फोर्थ, स्टूडेंट मोटिवेट होंगे। जब रेगुलरली बच्चा जो है वो इवैल्यूएट होगा तो बच्चे के अंदर मोटिवेशन आएगी कि उनको अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करनी है। फिफ्थ, बच्चे को फीडबैक मिल पाएगा। इवैल्यूएशन जो है बच्चे को फीडबैक प्रोवाइड करेगा, बोथ टीचर को भी और स्टूडेंट को भी, कि क्या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कितना इफेक्टिव है। सिक्स, प्रमोट करेगा ये बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को। ठीक है। सेकेंड इज असेसमेंट, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। सबसे पहले असेसमेंट का मतलब क्या होता है? असेसमेंट प्रोसेस है जिसमें हम बच्चे के इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यूजिंग वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स। ये फोकस करता है बच्चे की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने का और उनकी इम्प्रूवमेंट को गाइड करने के लिए। What is assessed in science education? साइंस एजुकेशन में नॉलेज असेस करी जाती है, स्किल्स देखे जाते हैं, एटीट्यूड देखा जाता है और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज देखी जाती है। असेसमेंट कैसे होगी? असेसमेंट अलग अलग मेथड्स का यूज़ करके हम कर सकते हैं, जैसे रिटन टेस्ट करके, ओरल क्वेश्चनिंग करके, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन करके, असाइनमेंट्स के थ्रू, प्रोजेक्ट के थ्रू या फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू। नाउ व्हाई असेसमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट? असेसमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये हेल्प करता है कि वो स्टूडेंट के प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाए, आइडेंटिफाई करता है स्ट्रेंथ और वीकनेस को और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, एनकरेज करता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को। नाउ अब हमारा आ जाता है CC कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि हम बच्चे को कंटिन्यूसली सबसे पहले तो असेस कर रहे हैं और कॉम्प्रिहेंसिवली इवैल्यूएट कर रहे हैं, यानी कि हर एक एक्सपेक्ट, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो नॉन एकेडमिक हो, हर एक एक्सपेक्ट को इवैल्यूएट करा जा रहा है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कंटिन्यूस इवैल्यूएशन हो रही है बच्चे की पूरे साल, दोनों ही स्कॉलिस्टिक और स्कॉलिस्टिक एक्सपेक्ट को हम असेस कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट पर और अलग अलग मल्टीपल इवैल्यूएशन टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं। स्कॉलिस्टिक एक्सपेक्ट का मतलब होता है जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स की, इसमें नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट देखा जाता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। स्कॉलिस्टिक एक्सपेक्ट्स का मतलब होता है जिसमें नॉन एकेडमिक स्किल और बिहेवियर होता है, जैसे बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल, क्रिएटिविटी, टीम वर्क और पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटी। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट इन साइंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मेटिव एक तरीका है इसको याद रखने का। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या आ रहा है? फॉर्म आ रहा है। तो फॉर्म यानी कि अभी बच्चा बन रहा है, यानी कि ये किस में यूज हो रहा है? ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है,
तो ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यूज हो रहा है। सेकेंड आपका आता है समेटिव असेसमेंट। तो समेटिव में क्या आ रहा है, सम आ रहा है, यानी कि अब बच्चा बन चुका है, हमने सम करके बच्चे को बना दिया है। तो ये क्या होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर हम बच्चे को इवैल्यूएट करेंगे। तो ये एक तरीका है फॉर्मेटिव और समेटिव को याद रखने का। फॉर्मेटिव अभी बच्चा बन रहा है, हम उसको फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बीच में जो हम बच्चे को मॉनिटर कर रहे हैं और फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ही फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। और समेटिव असेसमेंट क्या है, अब बच्चा बन गया है, सम कर दिया, बच्चे को बना दिया। समेटिव जो है, अब हम बच्चे को एट द एंड ऑफ द ईयर इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। नाउ टूल्स और टेक्निक्स क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट की, कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम क्लासरूम पढ़ाते समय बच्चे की एक्टिविटीज़ में कितनी पार्टिसिपेशन है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकेंडली क्विज करवा सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं, प्रोजेक्ट दे सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट की, कि बच्चे को इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, लर्निंग डिफ़िकल्टी बहुत जल्दी आइडेंटिफाई हो जाती है, ये कंटिन्यूस लर्निंग को एनकरेज करता है। नेक्स्ट इज समेटिव असेसमेंट, सम कर दिया, अब तो हमने बच्चे को बना दिया है। तो समेटिव असेसमेंट एट द एंड ऑफ द टर्म या फिर कोर्स जो है तब इवैल्यूएट करने के लिए होता है। एग्जाम्पल फाइनल एग्जामिनेशन जो होते हैं बच्चे के, टर्म एंड टेस्ट जो होते हैं वो सब, या एनुअल एग्जामिनेशन। एडवांटेजेस क्या है, कि ये बच्चे के लर्निंग आउटकम्स को मेजर करता है, हेल्प करता है ग्रेडिंग और सर्टिफिकेशन में। सबसे नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर कैसे बनेगा, एक गुड क्वेश्चन पेपर बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर्स की। और अगर आप सेकेंड ईयर, अभी देखो अभी आप सेकेंड ईयर में हो, पेपर ख़त्म होते ही आपके क्या होगा, कि आप या तो मेन हमारा रहता है कि गवर्नमेंट उसमें आपको वो लेना है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में आपको जॉब करनी है, बट उसके लिए तो अभी निकलेंगे फॉर्म, सब देखा जाएगा। तो अभी इस वाले टाइम पीरियड पे ज़्यादातर डीएलएड के जो प्यूपिल टीचर्स होते हैं वो प्राइवेट स्कूल में जॉब करने लगते हैं। और जैसे ही आप प्राइवेट स्कूल्स में घुसोगे वैसे ही आपको क्या बोला जाएगा, सबसे पहले सिलेबस बनाओ, ठीक है, लेसन प्लान बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। तो ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये आप ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हो, ये सब आपको बनाना पड़ेगा स्कूल में जाके। सिलेबस बनाना पड़ेगा, बच्चों को फिर पढ़ाना पड़ेगा, लेसन प्लान बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन पेपर भी बनाना पड़ेगा। सिलेबस बनाने के बाद ही वो कहते हैं कि क्वेश्चन पेपर भी बना दो साथ ही साथ में, क्योंकि वो प्रिंटिंग वगैरह में बहुत सारे स्कूल्स में टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी, और ये आपको खुद से करनी पड़ेगी। अगर प्राइवेट, किसी ऐसे प्राइवेट स्कूल में आप जाते हो जहाँ पर टीचर्स की कमी है और आपको एज अ फ्रेशर भी वो क्लास दे देते हैं और क्लास टीचर बना देते हैं, तो एज अ क्लास टीचर आपको और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी, निभानी पड़ेगी। जैसे आपको अपने अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना है, पीटीएम के टाइम पर इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो देखने हैं, हर एक बच्चे का डॉक्यूमेंट आपको करना है। कुछ स्कूल में तो आपके सारा डॉक्यूमेंट्स का काम भी टीचर ही करती है, कोई अलग से इन्होंने वो भी नहीं बना रखा होता, तो वो भी टीचर्स को, क्लास टीचर्स को ही करना पड़ता है। अमाउंट कलेक्ट करना है, आधार कार्ड का करना है। तो ये सारी चीज़ें जो आप अभी पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीज़ें आप ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हो, ये आपको प्रैक्टिकली इन रियल लाइफ अप्लाई भी करना पड़ेगा। और आप सेकेंड ईयर में हो, तो अभी आप अगर प्राइवेट स्कूल में एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही ट्राई करते हो, आई वुड रिकमेंड कि अभी टाइम होगा। देखो अप्रैल में न्यू जो पुरानी टीचर्स होती है वो स्कूल छोड़ती है, ठीक है, तो वहाँ पर वैकेंसी होती है, वहाँ जाके आप ट्राई कर सकते हो। आप कैसे ट्राई कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपके पेपर ख़त्म होने के बाद एक पर्टिकुलर वीडियो डालूंगी कि आप कैसे डीएलएड के बाद अपने प्राइवेट स्कूल, अपने एग्ज़ाम आने से पहले, रिजल्ट आने से पहले पहले प्राइवेट स्कूल में कैसे कर सकते हो। और मैंने ये करा है। जब मेरे डीएलएड के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे उसके एक हफ़्ते बाद ही, एक हफ़्ते भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 4-5 दिन बाद ही मेरी एक प्राइवेट, वो भी वेल रेपुटेड प्राइवेट स्कूल में जॉब लग गई थी। और मुझे उस टाइम पर 5th क्लास में एज अ 5th क्लास टीचर मुझे बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। ये वो लोग नहीं देखेंगे कि आप फ्रेशर हो, वो लोग नहीं देखेंगे कि आपको नहीं आता है, आपको करना पड़ेगा उस टाइम पर। जब आपके सर पे आएगी तो यू हैव टू डू इट, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिएगा। सिर्फ आंसर्स, कल पेपर है आज याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, सिर्फ इसके लिए मत समझना यार।
आपको ये करना पड़ेगा, इसके लिए इसको प्रैक्टिकली समझना। तो प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, एक अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाना भी टीचर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्टेप्स क्या होता है कि सबसे पहले ब्लूप्रिंट बनाना होता है क्वेश्चन पेपर का। ब्लूप्रिंट क्या होता है, वो एक पूरा एक प्लान होता है जो दिखाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसमें अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, कंटेंट एरिया और डिफिकल्टी लेवल। इंपॉर्टेंस क्या है कि ये इंश्योर करता है बैलेंस क्वेश्चन पेपर को, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करता है, फेयरनेस को मेंटेन करता है इवैल्यूएशन में। एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे कि कंटेंट एरिया, सबसे पहले टॉपिक्स, फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, टाइप ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, मार्किंग ऑफ आंसर शीट। मार्किंग आंसर शीट में क्या होता है कि हम इवैल्यूएट कर रहे हैं बच्चों के रिस्पॉन्सेस को अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम। प्रिंसिपल ऑफ फेयर इवैल्यूएशन, ऑब्जेक्टिविटी, कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी वगैरह इसमें आ जाता है। देन डेटा एनालिसिस। डेटा एनालाइजिंग का मतलब होता है कि हम बच्चे के रिजल्ट को एग्जामिन कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड पैटर्न। एवरेज मार्क्स क्या है, पास परसेंटेज, और बच्चा क्या कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं। नेक्स्ट, रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में आपका क्या होता है कि बच्चे के रिजल्ट को, ठीक है, क्या करना है, क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिखना है, प्रेजेंट करना है। तो रिपोर्ट में क्या होगा, बच्चे की स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस होगी, स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखनी होगी, सजेशन लिखने होंगे फॉर इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट, फीडबैक एंड रेमेडियल मेजर्स। फीडबैक का मतलब होता है इंफॉर्मेशन जो बच्चों को दी जाएगी अबाउट देयर परफॉर्मेंस और एरिया जहाँ पर उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इम्पॉर्टेंस क्या होता है फीडबैक की कि बच्चे को इसमें पता चल पाते हैं उनकी गलतियाँ क्या है, ये इम्प्रूवमेंट को एनकरेज करता है, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। रेमेडियल मेजर देखें तो रेमेडियल मेजर स्पेशल टीचिंग स्ट्रैटेजी होती है जो बच्चों के अंदर उनकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को कम करने के लिए करी जाती है। एग्जाम्पल्स, एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करें हम वीक स्टूडेंट्स को, इंडिविजुअल गाइडेंस दे टीचर्स, सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन हो कॉन्सेप्ट की, एडिशनल प्रैक्टिसेस एक्सरसाइज हो, ठीक है, और टीचिंग एड्स और एक्टिविटी का यूज़ करा जाए। बेनिफिट्स क्या होता है रेमेडियल टीचिंग का कि ये बच्चों की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करता है, लर्निंग गैप को रिड्यूस करता है और एकेडमिक कंक्लूजन को बढ़ाता है। सो इन कंक्लूजन, इवैल्यूएशन जो है वो एसेंशियल पार्ट होता है साइंस टीचिंग का, क्योंकि ये हेल्प करता है बच्चों के लर्निंग प्रोग्रेस में और इम्प्रूव करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। मेथड्स के थ्रू, जैसे कि कंटिन्यूस असेसमेंट, फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन, प्रॉपर फीडबैक, टीचर जो है वो इंश्योर कर सकते हैं कि बच्चे की लर्निंग इफेक्टिवली हो रही है और बच्चों की स्टूडेंट्स की जो डिफ़िकल्टी है वो भी एड्रेस हो रही है। देयरफॉर इवैल्यूएशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वालिटी ऑफ साइंस को इन्हांस करने के लिए और प्रमोट करने के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आपका पूरा सिलेबस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़, मैंने बहुत मेहनत करी है, मेरे पास टाइम नहीं है अभी, कोर्स और फर्स्ट ईयर वगैरह में भी मैं बहुत बिजी हूँ, बट स्टिल एज मैंने प्रॉमिस करा था कि साइंस एजुकेशन का कोर्स मैं लॉन्च नहीं कर पाई, बट मैं वीडियोस आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करूँगी, इसलिए मैंने अपना वादा पूरा करा। तो आप भी थोड़ा अपनी तरफ से एफर्ट्स दिखाना, और एफर्ट्स में कुछ भी नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और आपको वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी या नहीं लगी, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बस इतना करना है मेरे लिए। अगर मैं आप लोगों के लिए इतना कर सकती हूँ तो आप मेरे लिए तो इतना कर ही सकते हैं ना। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट। और इसके अलावा आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना, मैं वो भी प्रोवाइड करने का पूरा ट्राई करूँगी। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।